मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। गांधी थॉट्स एंड मूवमेंट्स को मैं 4 पॉइंट्स के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पर उनकी क्या गतिविधियाँ थी। तीसरा है कि महात्मा गांधी जब भारत में आ गए तो आने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया और कौन कौन से उन्होंने मूवमेंट चलाए। और चौथा पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं वो क्या क्या थे, क्या वो आज भी प्रासंगिक हैं। इन 4 पॉइंट्स के बारे में आप इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बचपन से ही उनमें एक लगन थी, अपने कार्य के प्रति समर्पण था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की और फिर वापस भारत आए। भारत आने के बाद जल्दी ही वो फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए और दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में जब वो गए थे तो उनकी आयु 24 साल थी। जब वहाँ से वापस आए तो उनकी आयु 44 साल हो चुकी थी, यानी अपनी यंग एज के 20 साल वो दक्षिण अफ्रीका में गुजार चुके थे। एक खास बात ये थी कि वहाँ पर भारतीय ही नहीं बल्कि जो नीग्रोज होते थे और जो अन्य देशों के लोग वहाँ पर रहते थे उनके साथ जो भेदभाव होता था, नस्लवाद जो वहाँ चल रहा था, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज़ बुलंद की। और एक खास बात ये थी कि महात्मा गांधी उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जिन लोगों को कभी जानते भी नहीं थे। उनके साथ महात्मा गांधी का एक ही रिश्ता था, मानवता का रिश्ता, सच्चाई का रिश्ता और सत्यता का रिश्ता। महात्मा गांधी ने इन विचारों को बड़े शिद्दत के साथ वहाँ पर अपनाया और अपने जीवन में उनको उतार लिया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कई कार्यों को अंजाम दिया। अफ्रीका में कई तरह से लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। महात्मा गांधी ने जो वहाँ भारतीय जाते थे काम करने के लिए, उनके साथ ब्रिटिश का व्यवहार अच्छा नहीं होता था और इसके अलावा वहाँ के जो अपने निवासी थे उनके साथ रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी अफ्रीका में पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाने के लिए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकाला, जिसके माध्यम से वो जनता को जागरूक करते थे। वह जनता को बताना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो उनके खिलाफ कार्य करती है उनका कैसे सामना किया जाए, कैसे उनका विरोध किया जाए और कैसे इन शोषण की जंजीरों से बाहर निकला जाए। इसी क्रम में महात्मा गांधी ने वहाँ पर टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की और वहाँ पर लोगों के साथ उनका लगातार मिलना जुलना होता था। दक्षिण अफ्रीका में इस संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ब्रिटिश सरकार तो उनके खिलाफ थी ही, इसके अलावा भी कुछ लोग उनके खिलाफ थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी की जीवन शैली और महात्मा गांधी के जो विचार थे वो काफ़ी अलग थे। वो सत्याग्रह के रास्ते से आगे बढ़ना चाहते थे, वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। ये बिल्कुल नए किस्म के विचार थे जो वहाँ के लोगों को प्रभावित कर रहे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे और जब वो 1915 में भारत आए तो यहाँ की जनता और नेताओं को विश्वास था कि महात्मा गांधी जरूर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे और ऐसा महात्मा गांधी ने किया भी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को मंच से बोलने के लिए आमंत्रित किया गया और ये मंच था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि उस समय भारत का सबसे बड़ा एक राजनीतिक संगठन था जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को अपने तरीके से चुनौती दी जा रही थी। महात्मा गांधी का इस कामयाबी से मनोबल बढ़ा और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद मील आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, खेड़ा आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय जनता को यह उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार उनके लिए स्वशासन संबंधी घोषणाएं करेगी, क्योंकि भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का पूरा समर्थन दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे भारतीयों को बड़ी निराशा हाथ लगी। उल्टा ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोल टैक्स को लेकर आए। रोल टैक्स को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और पूरे देश में इस कानून के खिलाफ एक माहौल बन गया। महात्मा गांधी इस कानून का विरोध करने के लिए पंजाब जा रहे थे तो रास्ते में पलवल में उनको गिरफ्तार किया गया था, जहां पर मेवात के लोगों ने जाकर महात्मा गांधी को अपना पूरा समर्थन दिया था। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में महात्मा गांधी के समर्थन में माहौल बनने लगा। 1920 में महात्मा गांधी ने माहौल को सही देखते हुए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलाकर खिलाफत असहयोग आंदोलन चलाया और पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। अब उनका प्रभाव पूरे देश में एक क्षत्र नेता के रूप में था। महात्मा गांधी को जब जेल से छोड़ा गया तो महात्मा गांधी ने देखा कि पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना
हिलोरे ले रही थी। महात्मा गांधी ने थोड़े दिनों तक अपने आप को राजनीति से दूर रखा और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया। उन्होंने इस दौरान चरखा के प्रयोग किए और चरखा को अपनाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने हरिजन नामक एक अखबार निकाला और हरिजनों की बस्तियों में जाकर वो रहते थे और इस दौरान उन्होंने समानता का संदेश दिया और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। आगे चलकर महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट किया और पूना पैक्ट में पहली बार दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुकूल माहौल को देखते हुए महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और उन्होंने दांडी मार्च किया। दांडी पर जाकर नमक कानून को तोड़ा और ब्रिटिश सरकार को चुनौती पेश की। अंततः गांधी इरविन समझौता हुआ और महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। उनको पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं हुई और उन्होंने वापस आकर 1932 में फिर आंदोलन, लेकिन आंदोलन में वो ताकत नहीं थी। फिर भी महात्मा गांधी 1934 तक आंदोलन चलाते रहे और अंततः इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, लेकिन 8 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने निर्मम तरीके से दबाने की कोशिश की। ये कहा जाता है कि 1857 क्रांति के बाद 1942 में पहली बार इतने निर्मम तरीके से लोगों को दबाया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर आक्रमण किया गया। देश में बंटवारे की बात आई तो महात्मा गांधी बंटवारे के खिलाफ थे। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और घटनाओं को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपील की कि सांप्रदायिक दंगों को रोका जाए। महात्मा गांधी देश के अलग अलग क्षेत्रों में गए और लोगों को भारत न छोड़ने की अपील की। इस क्रम में वो मेवात में भी आए और मेवात के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार किया। तो बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान न जाने का निर्णय लिया और जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी कोई भी पद ग्रहण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी पद को लेने से इनकार कर दिया। अंततः महात्मा गांधी को पूरे देश ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। तो बच्चों, जो महात्मा गांधी के क्रम में जो मैंने बताया है, इसको आपको किताब के साथ पढ़ना है और ये मैंने एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की थी। अब महात्मा गांधी के विचारों के बारे में हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के प्रमुख विचार क्या थे और उनको कुछ पॉइंट्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उन पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो और बाद में भी पढ़ सकते हो। पहला पॉइंट उनका था, महात्मा गांधी सत्य के प्रति उनका समर्पण था। महात्मा गांधी कहते थे कि सत्य को कोई हरा नहीं सकता और अंत में सत्य की जीत होती है। उन्होंने साध्य और साधन दोनों में पवित्रता की बात की। साध्य का मतलब होता है किसी मकसद तक पहुंचना और साधन का मतलब होता है उस मकसद तक पहुंचने के तरीके। दूसरा, महात्मा गांधी सरल जीवन व्यतीत करने में उनका विश्वास था। उनका मानना था कि अगर सरलता के साथ जीवन को जिया जाए और उसमें बनावटीपन ना हो तो व्यक्ति ज्यादा खुश रह सकता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तीसरी बात, महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा हमारे जीवन का सबसे बड़ा पहलू है कि दुनिया में अगर संघर्ष को और तनाव को और टकराव को समाप्त करना है तो हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उनका मानना था कि अगर आप किसी के प्रति कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक किस्म की हिंसा है। इसलिए इससे बचने का तरीका क्या है कि हम लोगों के साथ प्रेम के साथ रहें, आपसी भाईचारे के साथ रहें, सौहार्द के साथ रहें। इस महात्मा गांधी के इन विचारों को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और आज उनके जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ग्रामीण समाज के बहुत बड़े पक्षधर थे। ग्रामीण जीवन में हमारे देश की आत्मा बसती है क्योंकि अधिकतर हमारा जो समाज है वो गाँव में निवास करता है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति का विरोध किया। उनका मानना था कि भारत को जो शिक्षा दी जा रही थी वो वास्तविक शिक्षा नहीं थी और व्यवहार में उस शिक्षा को अपनाना बहुत मुश्किल था। महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि हमारे विचारों और व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए, जो हम बात कहते हैं वही हमें करनी भी चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी ने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जो कि व्यवहारिक हो। आज अधिकतर स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसको हम NSS कहते हैं, चलाई जाती है। वो काफी हद तक महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है। महात्मा गांधी ने आधुनिक उद्योगों की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि भारत के छोटे और कुटीर उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उद्योग जैसे कि रस्सी बनाना, कपड़े बुनना, चरखा काटना, इसी तरह के छोटे छोटे कार्य घरों में होते हैं। महात्मा गांधी ने इन कार्यों की बड़ी वकालत की क्योंकि आम जनता को इससे रोजगार मिलता है और इससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती है। महात्मा गांधी ने कुल 4 पुस्तकों की रचना की, जिनमें से 2 पुस्तकों की चर्चा मैं जरूर करूंगा। पहली पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसका अर्थ है सत्य के प्रयोग। यह महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है
और इसमें महात्मा गांधी के जीवन के अनुभवों को दर्शाया गया है। कि ये ऑटोबायोग्राफी पूरी दुनिया में बड़ी फेमस है, क्योंकि महात्मा गांधी ने उन पहलुओं को भी उकेरा है जिनको आमतौर पर लोग किताब में नहीं लिखना चाहते। महात्मा गांधी आमतौर पर गुजराती भाषा में लिखते थे, बाद में खुद ही अपने लेखों का अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी में करते थे, उसके बाद उनको प्रकाशित किया जाता था। हमारी इस चर्चा का आखिरी जो बिंदु है वो यह है कि महात्मा गांधी के विचारों की क्या आज प्रासंगिकता है। तो आप अगर समझ रखते हैं महात्मा गांधी के विचारों की, तो हम बिल्कुल एक सिरे से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों की आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज की दुनिया में व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक टकराव की स्थिति है। हम चारों तरफ हिंसा के विभिन्न रूप देख सकते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में टकराव पैदा हो रहा है और इस माहौल से लोगों के जीवन में तनाव और अवसाद देखा जा सकता है। इसको दूर करने का एक तरीका यह है कि अहिंसक रास्ता अपनाया जाए। प्रेम का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। महात्मा गांधी का मानना था कि सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है। सच्चाई के रास्ते को अपनाकर ही हम दुनिया में महान कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। महात्मा गांधी का ये विचार आज भी प्रासंगिक है कि सच्चाई का रास्ता ही वास्तविक रास्ता होता है। महात्मा गांधी ने ग्रामीण जीवन की बात की। आज भी हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या यानी 60% जनसंख्या आज भी हमारी गाँव में निवास करती है और ग्रामीण जीवन ही हमारा वास्तविक जीवन है। कृषि ही हमारा वास्तविक व्यवसाय है। इसलिए हमें इस वर्ग के लिए अधिकतर कार्य करने की जरूरत है। ग्रामीण समाज को सुधारने की जरूरत है। ग्रामीण उत्थान के लिए कार्य करने की जरूरत है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। आज हमारा जो टेक्सटाइल उद्योग है उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार है लोगों को। उस उद्योगों में बचाने की जरूरत है। लोगों को छोटे रोजगार देने की जरूरत है ताकि वो अपना विकास कर सके, अपने परिवार का विकास कर सके, अपने समाज का विकास कर सके, अपने देश का विकास कर सके। महात्मा गांधी ने सरल जीवन का संदेश दिया। आज जब हम भौतिकतावादी युग में जी रहे हैं तो सरलता कहीं लुप्त होती जा रही है। ये जब बनावटीपन ज्यादा बढ़ जाता है तो समाज में आत्मबोध की कमी हो जाती है, जिसको महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि सादगी और सच्चाई के रास्ते को अपनाया जाए और सरल जीवन को जिया जाए ताकि आत्मबोध का पहलू हमेशा मजबूत रहे और जीवन में पूर्णता को महसूस किया जा सके। ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति को ही कहीं ना कहीं आज भी हम अपना रहे हैं और उसी से प्रभावित भी हैं। जी, आज भी हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है जो व्यवहार में बच्चों की लाई जाए। बच्चों को कृषि के कार्यों को सिखाया जाए। बच्चों को ये दिखाया जाए कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है, कैसे उद्योगों में काम किया जाता है, कैसे प्रशासन में कार्य किया जाता है। बच्चों को छोटी छोटी बातों को सिखाने की जरूरत है ताकि उनका मानसिक विकास इस तरीके से हो सके कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके। महात्मा गांधी ने समाचार पत्रों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का रास्ता अपनाया था। चूंकि अब मीडिया बहुत पॉपुलर हो चुकी है तो हम अपने विचारों को जनता के जागरूक करने के लिए इस तरीके से रखें कि आम जनता को उससे लाभ हो, ना कि किसी को ठेस पहुंचे। महात्मा गांधी समरसता में यकीन रखते थे और तार्किक तरीके से समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। इस तरह से महात्मा गांधी आज 21वीं शताब्दी में भी उनके विचार प्रासंगिक हैं और उनके विचारों को अपनाकर देश को विकसित किया जा सकता है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में टकराव को समाप्त किया जा सकता है और शांति की स्थापना की जा सकती है, जिससे पूरी दुनिया में एक अच्छा माहौल पैदा होगा और उससे हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।